अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद इकबाल भाभा हियर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की तारीख में बहुत ज़बरदस्त मौजू हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या चीज़ होती है, और मैं डिटेल्ड के अंदर देन अगेन वो वीडियो जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर जो है वो हिडन गोल्ड छुपा हुआ होता है। Although the statement of cash flow is the repetition of that point that has been explained purely in balance sheet and P&L, जो अल्सर के 5 कंपोनेंट्स, अकाउंटिंग के जो 5 कंपोनेंट्स हैं अल्सर, वो ऑलरेडी एम्बेड हो चुके हैं P&L और बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ना वो रिपीट यानी कि कैश की डिटेल्ड वर्जन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो फॉर द ईयर होती है। जो फॉर द ईयर का मतलब यानी कि जो फिस्कल ईयर होगा ना 12 महीने की, वो इनकम स्टेटमेंट बनेगी। क्वार्टरली भी बन सकती है, सेमी एनुअली भी बन सकती है, 9 मंथली भी बन सकती है, बनती भी है, और 12 महीने की भी बनती है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड P&L का जो है ना वो 12 महीने है, यानी कि फिस्कल ईयर की जो है वो बनेगी। इसीलिए जो P&L है ना उसकी हेडिंग होती है फॉर द ईयर एंडेड, या फॉर द क्वार्टर एंडेड, या फॉर द मंथ एंडेड, ठीक है। आपने P&L की हेडिंग कभी भी ये नहीं सुनी होगी फॉर 2 ईयर एंडेड, फॉर 24 मंथ्स एंडेड, फॉर 13 मंथ्स एंडेड। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि P&L 12 महीने में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाता भी है, लेकिन 12 महीने में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये मैक्सिमम P&L की हद होती है, यानी 12 महीने से ऊपर आपको P&L नहीं दिखेगा, टेक्निकली नहीं दिखेगा। जबकि बैलेंस शीट पता है क्या होती है? बैलेंस शीट आज तक की होती है, जब से स्टार्ट हुआ तब से आज तक की आपको पोजीशन बता रही होती है, इसलिए इसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने 2001 के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2001 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, और आज की तारीख में वो 2005 पे खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2005 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। 2001 का P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। 2002 का P&L अलग बनेगा, बैलेंस शीट अलग बनेगी। 2003 का P&L अलग बनेगा, बैलेंस शीट अलग बनेगी। 2004 का P&L अलग बनेगा, बैलेंस शीट अलग बनेगी। 2005 का P&L अलग बनेगा, बैलेंस शीट अलग बनेगी। लेकिन 2005 की जो बैलेंस शीट होगी ना वो 2001 से लेकर 2005 तक की पोजीशन बता रही होगी। आज तक का कैश 2005 में, आज तक का बैंक, आज तक का रिसीवेबल, आज तक की सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आज तक का स्टॉक, आज तक की लैंड, आज तक की व्हीकल, आज तक का प्लान, आज तक की मशीनरी, आज तक की लाइबिलिटीज़, आज तक की इन्वेस्टमेंट, आज तक का कैपिटल ड्राइंग, आज तक का ड्राइंग और नेट कैपिटल। ये बैलेंस शीट जो आपको है ना वो 2001 से लेकर 2005 तक बता रही है, यानी कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टिल नाउ। इसलिए बैलेंस शीट की हेडिंग होती है एज ऑन या एज एफ, आज तक का बताओ, आज तक का बताओ से मुराद सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। P&L की हेडिंग जो होगी ना वो फॉर द ईयर होगी, यानी कि 2005 में जब मैं खड़ा हुआ हूँगा तो जो बैलेंस शीट होगी वो मुझे 2001 से लेकर 2005 तक का सफ़र बता रही होगी। लेकिन 2005 का जो P&L होगा ना वो 2005 की ही P&L बता रहा होगा, वो 2004 का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ऑल्दो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ, यानी कि 2005 के साथ मैं 2004 ज़रूर दूंगा, लेकिन 2005 का जो P&L होगा ना उसके अंदर 2004 की कोई भी चीज़ नहीं होगी टेक्निकली। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस शीट पूरी जो है वो बिजनेस का सफ़र बता रही होती है टिल सिंस फॉर्मेशन, और P&L से उस टाइम का बता रहा होता है। इसी तरीके से जो तीसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो भी फॉर द ईयर बता रहा होता है। वो भी जो है वो इंटायर सिंस फॉर्मेशन नहीं बता रहा होता, वो भी फॉर द ईयर है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द ईयर बता रही होती है, और नोट्स टू द अकाउंट्स जाहिर सी बात है जो फॉर द ईयर के अंदर आपने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं उसका डिस्क्लोजर है, उसके पैराग्राफिकल फॉर्म है। तो इसका मतलब पांचों स्टेटमेंट में से सिर्फ वाहिद एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट है जो कि क्या कर रही होती है, जो कि आपको पूरा जो है वो 2001 से लेकर 2005 तक यानी कि सिंस द फॉर्मेशन अप टिल नाउ बता रही होती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, एक अकाउंटेंट की गलती से भी यानी कि नींद में भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि वो बैलेंस शीट की हेडिंग में फॉर द ईयर लिख दे और P&L की हेडिंग में एज एट लिख दे। ये समझ लें गुनाह कबीरा होता है फॉर एनी अकाउंटेंट एंड फॉर एनी ऑडिटर, इफ़ ऑडिटर जो है वो ओवरलुक करता है इस तरह की मिस्टेक्स को। तो ये बात दिमाग में आपने रखनी है कि बैलेंस शीट के अंदर एज ऑफ की डेट आती है, P&L के अंदर फॉर द ईयर की आती है। ये बात क्लियर हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ भी समझ लीजिएगा, जब भी कभी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में कभी कोई बिजनेस ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि
एक बंदे से जब दूसरे बंदे की तरफ बिजनेस ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो P&L ट्रांसफ़र नहीं होता, बैलेंस शीट ट्रांसफ़र होती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट ही एक अहमियत की हामिल होती है। और अगर आप देखें टेक्निकली तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट भी आ रहा होता है, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा होता है। जब बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट आ गया ना, तो पूरी इनकम स्टेटमेंट उस प्रॉफिट के अंदर इम्बेट होके बैलेंस शीट का पार्ट बन गई। और क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक वो आ गया। मतलब इनकम स्टेटमेंट है क्या? इनकम और एक्सपेंस में से जब आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। वो प्रॉफिट की अमाउंट उठा के मैंने बैलेंस शीट के अंदर जाके इम्बेट कर दी, जोड़ दी, उसके अंदर मैंने जो है वो कनेक्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पूरी बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो गई। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है? कैश की एक्सप्लेनेशन है, कैश ही बैलेंस शीट के अंदर है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या है? इक्विटी की एक्सप्लेनेशन है, इक्विटी भी मौजूद है। क्लोजिंग स्टॉक तो चल ही रहा है साथ, तो बाकी रह क्या गया? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में कभी कोई बिजनेस ट्रांसफर हो रहा होता है तो बैलेंस शीट ट्रांसफर होती है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ट्रांसफर नहीं होती। बहरहाल अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या चीज़ है? फॉर द ईयर होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता क्या है। फॉर एग्जांपल 2001 के अंदर मेरा कैश था, कैश 1000 रुपये, और 2002 में वो कैश मेरे पास हो गया 1500 रुपये। अब मुझसे कोई भी ये सवाल करेगा कि भाईजान ये जो 1000 से 1500 हुआ, यानी कि आपके पास जो इंक्रीज़ हुआ 1500, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि 2001 के अंदर 1000 था, 2002 के अंदर 500 हो गया, तो 500 का डिक्रीज़ आ गया। तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ ये कैसे हुआ? इसकी सोर्सेस क्या हैं? तो ये जो सोर्सेस मालूम करने के लिए मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाऊँगा। भाई कि सोर्सेज 500 की सोर्सेज क्या है? भाई हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन का इनफ्लो हुआ हो, आउटफ्लो हुआ हो, और आखिर में जो ये नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है ये सबब बना हो इस 1000 का 1500 के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है ना, ये सोर्सेज बताएगा कि भाईजान पूरे साल में कैश से रिलेटेड, याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है तो इसमें कोई क्रेडिट चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि हम कैश को ही वेरीफाई कर रहे हैं। तो कैश से रिलेटेड क्या इनफ्लो हुआ, कैश से रिलेटेड क्या आउटफ्लो हुआ, सिंपल हमें ये बता दो तो हमें ये समझ आ जाएगी कि 1000 से 1500 कैसे बढ़े। और ये बड़ी अहमियत कहाँ मिले, मैं अहमियत पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को अगर आप ये IAS 7 के तहत, मैंने आपको बताया था IAS क्या चीज़ होती है, तो IAS तहत यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के तहत हम लोग इसकी अकाउंटिंग करते हैं एज ऑफ नाउ। इसके दो तरह के मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसमें अकाउंटिंग की जाती है। और इनडायरेक्ट मेथड येट बहुत मुश्किल है, लेकिन मोस्टली कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड को ही अडॉप्ट करती हैं टू गिव द प्रेजेंटेशन टू द शेयर होल्डर। मुश्किल है, डायरेक्ट मेथड आसान है लेकिन इतना यूजेबल नहीं होता, और अकाउंटेंट्स की जो क्वालिफिकेशन होती है उसके अंदर इतना एग्जामिनेबल भी नहीं होता। तो एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, सिंपल सी बात है। दोनों तरीक़ों से आंसर बिल्कुल जो है वो नेट आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आता है। अब सर सवाल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर जो आप हिडन गोल्ड कह रहे हैं ये कहाँ पर होता है? देखिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर जो चीज़ होती है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है इसके अंदर 3 किस्म की एक्टिविटीज़ होती है पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चाहे डायरेक्ट मेथड चाहे इनडायरेक्ट मेथड। एक आपको बताना पड़ता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश कितना जनरेट हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट हुआ, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट हुआ। ये 3 किस्म की एक्टिविटीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आपको मिलेगी। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर्मेटिंग के हिसाब से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, फिर इन्वेस्टिंग आती है, फिर फाइनेंसिंग आती है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि कैश फ्लो के अंदर जब मैं कैश को वेरीफाई कर रहा हूँ ना, तो कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या बात हुई? देखिए कैश जब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग में कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, यानी बैंक भी वेरीफाई हो रहा है। ये बात दिमाग में रखिएगा, कैश और बैंक तो वेरीफाई होगा लेकिन कैश इक्विवेलेंट भी वेरीफाई हो रहा होगा, यानी कि वो अमाउंट जो कैश नहीं है, बैंक नहीं है, लेकिन वो कैश के इक्विवेलेंट है। क्या मतलब इक्विवेलेंट? यार फॉर एग्जांपल मेरी एक अमाउंट ऐसी जगह पे पड़ी हुई है जो कि मैं जब भी डिमांड करूँगा तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जब भी डिमांड करूँगा। तो ये कैश तो नहीं है लेकिन कैश का इक्विवेलेंट है, तो कैश का इक्विवेलेंट भी मैं जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर वेरीफाई कर रहा होता हूँ। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। इसकी एक पूरी प्रेजेंटेशन में टाइम आपको ज़ाया नहीं करना चाह रहा, चूँकि इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन पूरा फॉर्मेट है। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, मल्टीपल आपको चीज़ें मिल जाएंगी, यूट्यूब पर आपको इसकी एक अच्छी वीडियो भी मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखना क्या होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं। जो मैंने आपको गोइंग कंसर्न के बारे में बताया था ना, गोइंग कंसर्न की असल चीज़ आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मिलेगी। देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश।
बाज़ औक़ात क्या होता है, कंपनी हैवी प्रॉफिट्स के ऊपर होती है लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही होती। क्यों नहीं दे रही होती? कंपनी के पास कैश ही नहीं है। ये पता आपको कहाँ पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाकर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाकर आप लोग करेंगे क्या? आप लोग देखोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मेन चीज़ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर तो ये पॉजिटिव है, अगर तो ये पॉजिटिव है तो आपको ये फील होगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉजिटिव कैश, प्योर कैश, हार्ड कैश अवेलेबल है, और फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड नहीं दे रही तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज बनती है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर भी 3 बनती है। एक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, फिर एक नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। 3 चीज़ें होती हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। मोटी मोटी मैं आपको चीज़ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव अगर है और ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड नहीं दे रही तो प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात इसको इस तरह भी देखा जाता है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स से, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और फिर देखा जाता है कि पर शेयर कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है, और फिर इसको कंपेयर किया जाता है अर्निंग पर शेयर से। थोड़ी हैवी अमाउंट, हैवी आपके पास टर्मिनोलॉजी हो गई, आने वाली सीरीज के अंदर पता चल जाएगा। जो ईपीएस की अर्निंग पर शेयर IAS 33 की जो लिमिटेशन है ना, वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश पर शेयर का एडवांटेज है। यानी कि ईपीएस हमें जो गलत गाइड करेगा ना, कैश पर शेयर जो है ना वो जाके खोल के रख देगा कि भाईजान कंपनी के पास क्या नहीं था जिसको तुम समझ रहे थे कि है, और कंपनी के पास क्या है जिसको तुम समझ रहे थे कि नहीं है। तो कैश पर शेयर के अंदर एक्चुअल हिडन गोल्ड छुपा हुआ, और इसी को कैश पर शेयर या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पर शेयर से ही आप जज करते हो कि कंपनी के अंदर डिविडेंड देने की फ्यूचर के अंदर एबिलिटी कितनी और है भी कि नहीं। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको ये पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाइबिलिटी, गोइंग कंसर्न की चीज़ें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता चलती है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपको ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैपेक्स कितना किया। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। यूजुअली कोई एक आधी कंपनी को छोड़कर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैश आउटफ्लो हो रहा होता है अनटिल अनलेस कोई प्रॉपर्टी आपने सेल आउट ना की हो, जिसकी सेल प्रोसीड आती है कैश में, तो वो फिर यहाँ पे एक साइजेबल चंक बनकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पॉजिटिव कर जाता है। अदरवाइज आप मशीनरी परचेज कर रहे हो कैश पे, आप लैंड परचेज कर रहे हो, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो कैश में, तमाम की तमाम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रही होती है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तमाम के तमाम कैश का आउटफ्लो होता है। इनफ्लो क्या बनता है? डिविडेंड रिसीव होना, जो कभी कभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी पार्ट बन जाता है। लेकिन सेल प्रोसीड्स का आना, यानी कि आपने एक हैवी मशीनरी बेच दी, तो ऑर्गेनाइजेशन परचेज की रिकरिंग कॉस्ट के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा एवरी ईयर कर रही होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी को, लैंड को, बिल्डिंग को बहुत रेयर बेच रही होती है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूजुअली नेगेटिव होता है, और कभी कभार जब पॉजिटिव होता है तो उसके रीज़न ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ की है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ कैश इनकर कर रही है। अगर एक पावर प्लांट है, आप सोचें, तो उसके लिए कैपेक्स लाजिम और मलजूम है। क्यों? क्योंकि पावर प्लांट की मेन जो चीज़ होती है ना, वो उसका प्लांट है जिससे वो प्रोडक्शन कर रहा है। जाहिर सी बात है वो उसको तो डिटीरिएट नहीं करेगा, तो वो उसके डेप्रिसिएशन को भी देख रहा होगा कि उसका डेप्रिसिएशन पर ईयर में कितना लग रहा है। और फिर एक वक्त में आकर उसको पता चलेगा कि यार चूँकि डेप्रिशिएट इतना हो चुकी है मशीनरी, तो इतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, और मेरी इनपुट वर्सेस आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि मैं डालूंगा ज़्यादा और निकलेगा कम, और वेस्टेज भी बढ़ जाएगी, और एबनॉर्मल लॉसेस भी हो रहे होंगे। तो इससे वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि यार मुझे कैपेक्स करना है। तो अचानक से बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हिल जाएगा। तो जो कैपेक्स की जो अमाउंट होती है ना, वो यूजुअली यहाँ पर फॉल कर रही होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। और चूँकि ज़्यादा अमाउंट आ रही होती है, तो आपको चूँकि पावर प्लांट है, तो आपको ये जो है वो फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये कैपेक्स इसके लिए लाजिम मलज़ूम है, ये करेगा ही करेगा, मतलब उसके लिए करना ही करना है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेक्स भी कहाँ से करेगी भाई? कैपेक्स करने के लिए भी तो कैश चाहिए ना, जाहिर सी बात है। कैश कहाँ से लाएगी? अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर पावर है और ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर कैश, अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो उसी से तो वो कैश निकालेगी, कैपेक्स निकालेगी। तो अगर पावर प्लांट है और आप देख रहे हैं कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये क्लिक होना चाहिए कि भाईजान ये डिविडेंड तो दूर की बात है, ये तो इसके सर्वाइबिलिटी के भी मसले होंगे, गोइंग कंसर्न मसला होगा, क्योंकि ये कैपेक्स कहाँ से करेगी, ये पावर प्लांट को मेंटेन कैसे करेगा। तो दैट इज़
द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि कैपेक्स करेगा ही नहीं, और जब कैपेक्स नहीं करेगा तो पावर प्लांट डिटीरिएट होगा, जब पावर प्लांट डिटीरिएट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन एसेट खत्म हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन तो हर साल लगता है इवन इफ द एसेट इज आइडल। तो ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कैपेक्स की सूरत हाल पता चलती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कितना कैश इन्वेस्ट कर रही है इनटू डिफरेंट वेंचर्स इन ऑर्डर टू अर्न द पैसिव इनकम, ये पता चल रहा होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्गेनाइजेशन कितना डिविडेंड पे किया, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पता चल जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने लोन ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर चुका दिए, कितने लोन ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किए, यानी कि नए लोन आपने जो है वो ऑन बोर्ड किए, कितने लोन आपने चुका दिए, कितनी डिविडेंड्स आपने पे किए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेट हेल्थ के बारे में पता चलता है कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग करने की भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि नहीं है। अगर लोन दे दिया, देखिए फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे देखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ रहा है कि आपने लोन पे ऑफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है पे ऑफ कर दिया, लेकिन ऑपरेशन एक्टिविटी के अंदर आपके पास कैश ही नहीं है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बता रही है कि भाईजान आपका जो कैपेक्स है ना वो फॉर एग्जांपल आधा हो चुका है और आधा होने वाला है। अब आपकी अजीब सी सिचुएशन हो गई कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कैश आपके पास नहीं है तो आपको डेट पे करने की क्या जल्दी थी। हो सकता है इसकी रीज़न कंपनी ये भी दे कि भाई डेट की अमाउंट मैच्योर हो गई थी, तो भाई आपको एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके नेगोशिएशन करके डेट को रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, रीस्केड्यूल करना चाहिए, जो कि आम ममालिक में होता है। रीस्केड्यूल करने का नुकसान ये होता है कि फाइनेंस कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों आपने डेट को जो है वो पे ऑफ कर दिया अगर आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं था, और कैपेक्स की आप पहले इंस्टॉलमेंट कर चुके हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और डेप्रीसिएशन ये बता रहा है कि बहरहाल कैपेक्स ड्यू है जो कि डेप्रीशिएट हो गई है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 40% या 50% एसेट डेप्रीशिएट हो गया तो भाईजान रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको बड़ी डेट हेल्थ बता रही होती है कि भाईजान आप खड़े हुए किधर हो। एज अ रिजल्ट आखिरी में आपके पास वही आंसर आ जाएगा कि भाई 1000 से 1500 पे जो गई तो 500 का ये सोर्सेज थी कि ऑपरेशनल एक्टिविटी में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 200 आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 100 गए तो 200 आए, 100 गए तो 100 बचे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल 400 आए तो 400 और वो 100 आखिरी में ओपनिंग क्लोजिंग करके आपके पास 500 की अमाउंट आ जाएगी। तो ये 500 की अमाउंट वो इंक्रीज होगा जो 1000 से 1500 के दरमियान में जो 500 का जो इंक्रीज है ना, ये वो इंक्रीज होगा कि ऑपरेशन एक्टिविटी में 200 आए, इन्वेस्टिंग में 100 चले गए, पीछे 100 बच गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास फॉर एग्जांपल 400 आ गए, तो अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर दूं तो ये 500 की अमाउंट वो इंक्रीज़ है जो 1000 में 500 ऐड करूंगा तो मेरे 1500 बने। तो ये इस तरीके से जो है ना वो नेट ऑफ करके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है, और हिडन गोल्ड यहीं पे छुपा हुआ होता है। ये बिल्कुल इग्नोरेबल, और आप इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो इसकी भी रेफरिंग होती है, इसके भी नोट्स अवेलेबल होते हैं, और इसके भी डिस्क्लोजर्स को जो है वो आप देखकर बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी हुई होगी। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आने वाला हूँ, और उसको हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, एक आम आदमी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।